हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल वीकेआर स्टडी विद विक्रम पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग अशोक को पढ़ रहे हैं। आज टॉपिक है अशोक की धम्म यात्रा एवं धम्म की नीति एवं मौर्य एम्पायर के प्रशासन को पढ़ेंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग न्यायिक प्रणाली को पढ़ेंगे और भी चीजों को पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, फिर बिंदुसार के बारे में पढ़ा, फिर हम लोग अशोक के बारे में पढ़े। तो हम लोग कलिंग युद्ध तक पढ़ चुके थे। कलिंग युद्ध के पश्चात उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, ठीक है। 261 बीसी में उन्होंने राजगद्दी संभाली और शासन के 269 बीसी में उन्होंने कलिंग पर आक्रमण कर उसको जीत लिया। उसके बाद हुआ क्या, एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ अशोक के जीवन में। उन्होंने एक तरीके से देखेंगे तो कलिंग युद्ध के पश्चात एक तरीके से कई लोगों के एक तरीके से जानी गई थी, लाखों में लोगों की जानी गई थी। तो अशोक को ये सब सारी चीजें देखकर उसका मन द्रवित हो गया था पूरी तरीके से कि किसी एक जंग के कारण मैंने अपने साम्राज्य विस्तार के कारण इतने लोगों की हत्या कर दी या जान ले ली। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का अनुसरण किया या उसको फॉलो किया, और उसको फॉलो करने के पश्चात अपने अनुयायियों एवं अपने पुत्र संघमित्रा एवं महेंद्र को श्रीलंका भेजा और भी धर्मरक्षित को भेजा, महादेव को भेजा, अपने एक तरीके से बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मतलब क्या, एक तरीके से आप देखें तो बौद्धिज्म और जैनिज्म एक तरीके से कंटेम्परेरी है। कंटेम्परेरी इन द सेंस मगध के उत्थान के, जब मगध का उत्थान होता है तो उसी के साथ साथ ये धर्म भी उत्पत्तित होते हैं। उस समय आप देखेंगे 62 संप्रदायों या 62 धर्म का उत्पत्ति देखने को मिलती है। क्यों? ब्राह्मणवादी वर्चस्व को रोकने के लिए। ब्राह्मणवादी वर्चस्व इन द सेंस ब्राह्मणवादी में जो कुरीतियां, एक तरीके से जो कर्मकांडीय धारा आ गई थी उसमें, एक तरीके से कर्मकांड इन द सेंस जो भी आडंबर चीजें होती है, जैसे कि पशु बलि हो गई, आज भी वर्तमान में जारी है कई जगहों पे। हिंदू धर्म में भी है, मुस्लिम में भी है, क्रिश्चियनिटी में, हर धर्म में। ऐसा नहीं कि किसी एक विशेष धर्म की बात कर रहा हूँ, हर धर्म में वो चीजें हैं। तो उन कुरीतियों को दूर करने के लिए मानववाद पर एक तरीके से मानववाद, नैतिक चीजों पर बल देने के लिए सहिष्णु धर्म को अपनाया उन्होंने, बौद्ध धर्म को, ठीक है। तो आइए अशोक के धम्म के बारे में पढ़ते हैं। अशोक के धम्म क्या थे? एक तरीके से शुरुआती दौर में आप देखेंगे तो अशोक मेरी घोष की नीति को फॉलो करते थे। मेरी घोष मतलब होता है धर्म, एक तरीके से युद्ध की नीति, ठीक है। उसको परिवर्तित करके उन्होंने धम्म की नीति का अनुसरण किया। धम्म का शाब्दिक अर्थ एक तरीके से वो धर्म से ही लिया गया है, लेकिन इसका अशोक के अनुसार इस धम्म का मतलब क्या निकलता है? बेसिकली अशोक ने अपने जितनी भी धार्मिक नीति नहीं, धम्म की नीति जो भी थी उसको एक तरीके से पूरे भारत और अलग अलग देशों में प्रसारित किया। उसमें आप देखेंगे 4 प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया था। कौन कौन सी लिपि? ब्राह्मी, अरमाइक, खरोष्टी, ये सारी चीजों को सबसे ज्यादा अगर देखेंगे ब्राह्मी लिपि का भारत में प्रयोग किया गया, ठीक है। और अफगानिस्तान और इराक वाले में अरमाइक लिपि का, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अफगानिस्तान में जो अशोक के लिपि या शिलालेख जो मिले हैं तो उनमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है और कौन सी लिपि में लिखी गई है, ठीक है। ब्राह्मी लिपि भारत में और भाषा कौन सी? प्राकृतिक, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो उन्होंने अपने नीति या धम्म की नीति को अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा में बताया। उनमें से आप देखेंगे 14 प्रमुख शिलालेख हैं, ठीक है, जिनमें अशोक की धम्म की नीति के बारे में 2 और 7वें अभिलेख में उसका वर्णन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। हालांकि अशोक की धम्म नीति राहुल सूक्त में भी देखने को मिलती है। क्वेश्चन का एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे, ठीक है। इसलिए मैंने इन चीजों को लिखा दिया पहले कि आप लोग उस चीजों को नोट करते हुए चलिए, क्योंकि आप लोग इस बार देख रहे हैं कि यूपीएससी का पेपर था, इसलिए बोलते हैं कि यूपीएससी का जो पेपर है अनडिफाइन है। ये डिफाइन नहीं कर सकता कि क्वेश्चन किस सेक्शन से कितने ज्यादा आएंगे। इस बार मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस कम हो गए, एंशिएंट का वेटेज ज्यादा हो गया, किसी बार मिडवल का वेटेज ज्यादा हो जाता है, एंशिएंट का कम हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी एग्जाम अगर देने जाए तो ये ना सोच के जाए कि मॉडर्न का सेक्शन ज्यादा पढ़ते हैं, एंशिएंट को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल पेपर देता है यूपीएससी। इसलिए कहते हैं हर एक कोर्स सेक्शन को एटलीस्ट कोर्स सेक्शन जो भी है उसको कंप्लीट करके जाएं। बाकी करंट अफेयर भी इस बार उतना देखने को था, लेकिन उतना देखने को नहीं मिला। ओवरऑल अगर पेपर की एनालिसिस के बारे में बात करें तो इनकम्पैरेटिवली 2023 के मुकाबले इस बार का पेपर जो था बढ़िया था। तो थोड़े से कट ऑफ उठने की उम्मीद है इस बार। और सीसेट का पेपर अगले बार भी टफ था, लेकिन इनकम्पैरेटिवली इस बार देखेंगे कैलकुलेशन था, लेकिन ठीक ठाक पेपर था। तो प्रीलिम्स की जो कट ऑफ है इस बार उठने के चांसेस है। अगले बार तो मैं अप्रोक्स 75 या 76 करीब गया था। तो एटलीस्ट अगर प्रीवियस ईयर एनालिसिस अगर देखें कट ऑफ के बारे में, तो आई थिंक 90 to 95 और 100 के बीच में ये कट ऑफ रहती है जनरल कैटेगरी के, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो आप लोग उसको अपना देख लीजिएगा। आइए चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अशोक ने
सारनाथ स्तंभ स्थापित किया, ठीक है, जो भारतीय सरकार द्वारा अपनाया गया। आप लोग कभी कभी 1 रुपए या 2 रुपए के सिक्के देखते होंगे, एक तरीके से वो जो आप लोग स्ट्रक्चर देखते हैं शेर का, जो एक तरीके से सिक्कों पे बना है, वो एक तरीके से सारनाथ स्तंभ। वही आप कभी वाराणसी आएंगे तो सारनाथ एक म्यूजियम भी है जहां पे उन्होंने पहला उपदेश दिया भगवान बुद्ध ने, ठीक है। तो वहीं पे एक म्यूजियम है, म्यूजियम में वो चीजें रखी हुई हैं, तो वहीं से वो चीजें अपनाई गई हैं इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। चलिए आइए पढ़ते हैं कुछ और टॉपिक को। धम्म शब्द की उत्पत्ति जो है एक तरीके से धर्म, संस्कृत वर्ड है, धर्म से ही हुई है, लेकिन अशोक के अनुसार धम्म की नीति का मतलब है उच्च नैतिक मूल्यों का अनुसरण करना, ठीक। उच्च नैतिक मूल्य मतलब कि एक तरीके से आप देखें तो सबका समान व्यवहार करना, अपने माता पिता का सम्मान करना, अपने गुरुजनों का सम्मान करना, एक तरीके से समाज में शांतिपूर्ण नीति के साथ चलना, ठीक है। किसी से युद्ध न करना, मतलब युद्ध का क्या मतलब होता है कि मतलब किसी से भी अनावश्यक जो होता है लड़ाई न करना, मतभेद न करना, वो चीजें इसके बारे में, ठीक है। नैतिक आचरण को फॉलो करना, अहिंसा का मतलब समझते हैं, एक तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री में भी अहिंसा के बारे में पढ़ेंगे। इसके सबसे बड़े उदाहरण आप देखें तो गांधी जी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी बात होती है कि एक बंदे ने, या बंदे बोले या एक तरीके से राष्ट्रपिता बोल सकते हैं, गांधी जी, ठीक। उन्होंने एक तरीके से आप देखें तो लाठियों के बल पर अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। लोग आजकल के यूथ गाली दे देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, किसी को अगर गाली देने से पहले उन चीजों का अवलोकन करना चाहिए कि उस व्यक्ति का इतिहास में क्या स्थान है, ठीक है। तो उसके बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। मानव कल्याण पर बल देना, ठीक है। जियो और जीने दो, जियो और जीनो दे का मतलब एक तरीके से होता है कि मतलब किसी के, इसका शाब्दिक अर्थ एक तरीके से पशु बलि, निंदा या हत्याएं जो थी, कुरीतियां जो थी, वो भी एक तरीके से यज्ञ, जब भी आज भी वर्तमान समय आप देखेंगे यूपी बिहार के जिलों में कहीं जब देखेंगे तो यज्ञ जब भी होता है तो एक तरीके से आप देखेंगे तो बलि दी जाती है, ठीक है। उसी का एग्जाम्पल है। और सभी धर्मों का समान आदर करना, मतलब कि एक तरीके से आप देखेंगे तो अशोक ने कभी ऐसा नहीं किया कि उसने बौद्धिज्म को ही केवल बढ़ावा दिया, उन्होंने हिंदू धर्म को भी साथ साथ बढ़ावा दिया और किसी पे प्रेशर नहीं दिया कि आप जबरदस्ती आप बौद्ध धर्म को अपनाइए। उन्होंने स्वतंत्र रूप से लोगों को छोड़ दिया कि आप जिस धर्म को मानते मानिए, लेकिन सभी धर्मों का समान आदर एवं सम्मान करिए, ठीक है। अशोक का धर्म हिंदू एवं बौद्ध धर्म दोनों से प्रभावित था। क्वेश्चन जानते हैं यूपीएससी में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या ये स्टेटमेंट सही है? अशोक के धर्म के अनुसार हिंदू एवं बौद्ध धर्म दोनों को प्रभावित करता है। इससे क्वेश्चन, जैसे कि आप कभी महाराष्ट्र जाएंगे तो अजंता की गुफाएं पढ़ेंगे, वहां से क्वेश्चन बनता है कि क्या अजंता की गुफाएं हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों से प्रभावित थी। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बताए, कई बार पूछा है, इसलिए मैं इस चीज को ऐसे बता रहा हूं, ठीक है। तो आइए चलते हैं। धर्म का मतलब किसी विशेष धर्म की स्थापना नहीं था, बल्कि इसमें सभी धर्मों के आचरण का अनुसरण करना था। ये देखिए, ये भी स्टेटमेंट है एक तरीके से। धर्म का मतलब किसी विशेष धर्म की स्थापना नहीं था, बल्कि इसमें सभी धर्मों के आचरण का अनुसरण करना था, ठीक। अशोक के धर्म की जानकारी हमें दूसरे एवं तीसरे अभिलेख में मिलती है। कौन से अभिलेख? अशोक के जो 14 प्रमुख शिलालेख है उसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं 14 अभिलेखों में, कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में, पशु बलि की निंदा किस में की गई है, और प्रजा को धार्मिक जीवन व्यतीत करने को किस शिलालेख में बातें की गई हैं। उन चीजों को आप लोग जरूर नोट डाउन करिएगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में उन चीजों को नोट करा है। इसीलिए आप लोग अगर सेशन अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जाइए, और भी पुरानी वीडियोस, ज्योग्राफिक्स के वीडियोस हैं, हिस्ट्री के वीडियो सारे देखते रहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अशोक की मृत्यु जो थी 232 बीसी में हो गई थी, ठीक है, और इसके बाद मौर्य साम्राज्य का पतन की शुरुआत हो गई धीरे धीरे, ठीक। होती क्यों? देखिए, साम्राज्य, आप कभी ये चीज नोट नहीं करते हैं कि कोई कितना भी बड़ा साम्राज्य हो, अगर जिसका अगर विस्तार होता है, फिर एक तरीके से होता है कि पीक पे पहुंचता है। जैसे कि ये कोई साम्राज्य है, क्या बता देता हूं, जैसे ये कोई साम्राज्य यहां से स्टार्ट हो रहा है, कभी ये माउंटेन, ये स्ट्रक्चर एक तरीके से, ये कभी पीक पे पहुंचा, फिर ये डिक्लाइन फेज में जाता है, ठीक, पतन की ओर। क्यों जाता है? इसके कई कारण है। उसके पहले इनके कमजोर उत्तराधिकारियों को देख लीजिए। एक, इनके अशोक की मृत्यु के पश्चात जो इनके उत्तराधिकारी थे, कुणाल हुए, जिसको कुणाल भी बोलते हैं, और बंधु पलित हो गए, दशरथ हो गए, संप्रति हो गए, और बृहदत्त। क्वेश्चन जानते हैं, बृहदत्त से क्वेश्चन पूछता है, इन लोग के नाम के पूछ देता है कि मौर्य एम्पायर का जो लास्ट रूलर थे कौन थे? ये बृहदत्त थे, ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कई बार। तो देखिए क्या कारण था मौर्य वंश के पतन के, ठीक। एक तो कमजोर उत्तराधिकारी, ठीक है, ब्राह्मणवादी नीति, क्योंकि आप बाद ये मौर्य एम्पायर के बाद आप देखेंगे शुंग वंश की स्थापना होती है। शुंग वंश, ब्रह्मदत्त के एक तरीके से ये दरबारी मंत्री थे, उन्होंने इनकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना। एक तरीके से ये
मौर्यन एम्पायर के बाद एक तरीके से ब्राह्मण वंश था, ब्राह्मण बोल सकते हैं इसको, क्यों? क्योंकि शुंग वंश ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं या ब्राह्मण वंश से संबंधित है, ठीक। तो मैंने बताया कि कमजोर उत्तराधिकारी, कमजोर सेना, कमजोर न्यायिक व्यवस्था, एक तरीके से जो भी चीजें थी सब डिक्लाइन धीरे धीरे। सबसे बड़ी बात है कि एक राजा अगर मजबूत राजा है तो एक तरीके से केंद्रीय अपनी सत्ता जो होती है अपने हाथ में लिए हुआ था, हर चीज का वो एक तरीके से मालिक होता है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे सेना हो, हर चीज को एक तरीके से एक सूत्र में बांध कर चलता है। इसीलिए कहा जाता है कि मौर्य एम्पायर इतना बड़ा, इंडियन हिस्ट्री में आप देखेंगे कोई भी दूर तक इतना साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाया था जितना उन्होंने किया था। पूरे अखंड भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था, ठीक है। अखंड भारत इन द सेंस अफगानिस्तान से इराक तक, मलेशिया, इंडोनेशिया तक, पूरे चीजों को मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो इन चीजों को नोट करें। उसके बाद मौर्य साम्राज्य के पतन के कुछ पॉइंट्स को लिखवा के साम्राज्य और साम्राज्य विस्तार के बारे में, सामाजिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था को बताता हूं, ठीक है। इस चीज को नोट करिए आप लोग। तो चलिए चलते हैं मौर्य साम्राज्य के प्रशासन को पढ़ते हैं, ठीक। हम सब जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य एक बहुत बड़ा एक केंद्रीय सत्ता थी। केंद्रीय सत्ता इन द सेंस बहुत दूर दूर तक उसके राज्य अधीन थे, ठीक। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला केंद्रीय साम्राज्य था, पहला। हालांकि इसके बाद आपको देखने को मिलते हैं गुप्ता साम्राज्य हो गया, फिर आप देखेंगे टर्किश या दिल्ली सल्तनत को देखने को मिलता है, फिर मुगल एम्परर देखने को मिलता है, और सबसे लास्ट जो थे केंद्रीय सत्ता के रूप में उभरे जो थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। उन्होंने बहुत बड़े भूभाग पर एक तरीके से शासन किया उन्होंने भी। यहां हम भारत को पहली बार एकीकरण देखते हैं, ठीक। पहली बार एकीकरण का मतलब होता है, मतलब पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधने का काम किया था मौर्यन एम्पायर ने, ठीक है। मौर्य साम्राज्य भारत में पहला कल्याणकारी राज्य था। कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है इनकी प्रजा सुख थी, सुखमय थी, एक तरीके से इकोनॉमी बढ़िया थी, प्रशासन बढ़िया था, न्यायिक व्यवस्था बढ़िया था। इन सब ये सारी चीजें सूचक है एक तरीके से समाज को डिनोट करने के लिए उस समय का समाज कैसा रहा होगा, कल्याणकारी राज्य रहा होगा, ठीक है। चाणक्य के अनुसार संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। संप्रभुता इन द सॉवर्निटी जिसको बोलते हैं। संप्रभुता का मतलब होता है कि किसी पर डिपेंडेंट न रहना, ठीक है। अपने स्वविवेक की शक्ति अपने पास रखना, कुछ भी निर्णय लेना हो तो स्वविवेक की शक्ति होनी चाहिए। हम किसी पर निर्भर, जैसे वर्तमान समय आप देखेंगे भारत एक संप्रभु देश है। संप्रभु देश मतलब कि ऐसा नहीं कि यूएन का मेंबर होते हुए भी अगर कुछ अपने अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पे अगर उसको कुछ अगर फैसले लेने होते हैं तो वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र है उस चीज के लिए, वो अपने फैसले खुद ले सकता है। किसी से सलाह मशवरा करना कोई, जैसे कि सलाह मशवरा आदमी कर सकता है, लेकिन बात यहां आती है कि कोई किसी को प्रेशर नहीं कर सकता कि आप हमारी बात को माने। वो एक तरीके से स्वतंत्र है इस चीज के लिए, ठीक है। संप्रभुता का मतलब ये होता है सीधे सीधे। तो मौर्य साम्राज्य भारत में प्रथम पितृसत्तात्मक राजतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। पितृसत्तात्मक मतलब कि यहाँ के जो आप देखेंगे, जैसे आप लोगों ने स्टार्टिंग में मैंने जब सिंधु सभ्यता बताया था तो मैंने उस समय समाज में बताया था कि उस समय का समाज कैसा था, माताएं या एक तरह के मात्र सत्तात्मक था। क्यों? इसका कारण क्या था? क्योंकि उस समय के जितने भी खदन वाले एक तरीके से जहां भी खुदाई हुई थी वहां से उत्खनन में एक तरीके से मातृ देवी की मूर्तियां बहुत मिली थी। मातृ देवी मतलब कि फीमेल्स की जितनी मूर्तियां थी सबसे बहुत बड़े पैमाने पर मिले थे, जिसके कारण कि वहां के जो हिस्टोरियन या जो हिस्टोरियन ने किताब लिखी उन्होंने एक तरीके से उस समाज को मात्र सत्तात्मक का दर्जा दिया, ठीक है। और इस समय पितृसत्तात्मक, क्योंकि पुरुष हमें मेल डोमिनेंट ज्यादा देखने को मिलते हैं, राजा बनते हैं, इसलिए पितृसत्तात्मक बोलते हैं। और भी फैक्टर हैं इसके, ठीक है। राजा प्रमुख था किन किन चीजों का, मतलब कि राजा की शक्तियां किन किन चीज में, अर्थव्यवस्था का मालिक था, न्यायपालिका, आंतरिक सुरक्षा, सेना हो गई, सामाजिक कल्याण हो गया, प्रशासन, ये सारी शक्तियां राजा में निहित थी, ठीक है। ये चीजें नोट करिएगा आप लोग। मौर्य साम्राज्य का विभाजन देखिए, मौर्य प्रशासन अलग है और मौर्य साम्राज्य का विभाजन, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का विभाजन एक तरीके से देखें, उत्तरापथ। उत्तरापथ कौन सा इलाका है? तक्षशिला। वर्तमान में आप देखेंगे, आप कभी ये ऐसे मैं मैप बना देता हूं छोटे में, ठीक है, जैसे कि ये हमारा इंडिया है, ठीक। तो तक्षशिला आप देखेंगे सिंधु और झेलम के बीच का क्षेत्र है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा है कई बार, सिंधु और झेलम के बीच में एक तक्षशिला जगह पड़ती, ठीक है। वर्तमान भारत में नहीं है ये, ठीक है। तो उत्तरापथ, तक्षशिला। दक्षिणापथ किसको? स्वर्णगिरी, दक्षिण भारत को बोला जा रहा है, ठीक है। और ये उज्जैन, अवंती यूपी में है, ठीक है। मध्य देश, ये क्वेश्चन पूछा है कई बार कि मध्य देश से किसको जाना जाता है? प्राची। कई बार ऑप्शन प्राची दे देता है तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्राची क्या है। प्राची पाटलिपुत्र को ही बोल रहे हैं, ठीक है। कलिंग, हालांकि
269 BC में जब अशोक ने आक्रमण किया कलिंग पर, तो एक तरीके से उसको जीतने का जो श्रेय है अशोक को जाता है। उसके बाद वो 5वां प्रांत बना कलिंग, ठीक है, और उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया उसने। उत्तरी कलिंग को तोसली बोला गया और दक्षिणी कलिंग को जौगड़ बोला गया, ठीक है। आइए चाणक्य के जैसे कि एक तरीके से हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो केवल हम अशोक के बारे में नहीं पढ़ रहे, उसके पूरे समाज, मौर्यन एम्पायर के समाज को पढ़ रहे हैं। तो उसमें मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य को भी देखेंगे, बिंदुसार के समय को भी देख रहे हैं, अशोक के समय, पूरे समाज को हम देख रहे हैं, ठीक है। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य में सप्तांग सिद्धांत को लागू किया। सप्तांग सिद्धांत का मतलब, ये देखिए सप्तांग सिद्धांत है। सप्तांग सिद्धांत का मतलब होता है राजा, अमात्य मतलब मंत्री, ठीक। राजा का मतलब कि मेन जो हेड था, एक तरीके से बोल सकते हैं, और भूभाग, किंच जिन, भूभाग का मतलब होता है जिन क्षेत्रों पे उन्होंने राज्य किया या राज कर रहे थे उसमें, ठीक है, भूभाग मतलब उनका हिस्सा था। दुर्ग का मतलब किला, और बाला का मतलब सेना, और कोष का मतलब धन और मित्र, ठीक। इसका कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यह है सप्ताह सिद्धांत का कि मतलब कि साम्राज्य के 7 अंग हैं, मतलब इनमें से अगर कोई एक भी चीज अगर फैक्टर गड़बड़ होगा तो ये सप्ताह सिद्धांत धूमिल होगा, एक तरीके से इसमें हानि होगी और ये धीरे धीरे डिक्लाइन फेज में जाने लगेगा, ठीक है। यही कारण था ना, जैसे ये सप्तांग सिद्धांत है, तो राजा आप देखेंगे अशोक के बाद कमजोर उत्तराधिकारी आए, तो ये धीरे धीरे इकोनॉमी कमजोर हुई, फिर सेना कमजोर होने लगी, धन की जब उत्तराधिकारी नहीं रहेगा तो टैक्सेशन सिस्टम कमजोर होता चला जाएगा जब उत्तराधिकारी बढ़िया नहीं होगा, और एक तरीके से आपसी मतभेद के कारण उनकी आसपास के क्षेत्रों में मित्रता कम होगी या एक तरीके से लड़ाइयां होने लगेगी फिर से, ठीक है। ये सब सारी चीज आप नोट करिए, उसके बाद मैं कुछ और पॉइंट पर लिखाता हूँ। चलते हैं मौर्य साम्राज्य में कुछ अन्य प्रमुख अधिकारी जो थे उस समय, उनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ एवं 27 अध्यक्ष की चर्चा की है। 18 तीर्थ एवं 27 अध्यक्ष, जब मैं अर्थव्यवस्था पढ़ाऊंगा इसका तो उसमें 27 अध्यक्षों का भी जिक्र है, ठीक है। अशोक के अनुसार कुछ प्रमुख अधिकारी थे। अशोक के अनुसार मतलब कि चंद्रगुप्त पूरे मौर्यन एम्पायर के जो पीरियड टाइम है उस समय के, अशोक का जो समय काल था उस समय कुछ प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे? राजुक, जिसको कर संग्रहण और न्यायिक शक्ति मतलब टैक्सेशन सिस्टम का मालिक और एक तरीके से जुडिशियल सिस्टम दोनों का मालिक। क्वेश्चन पूछा है, राजुक जो अधिकारी थे प्रमुख, उनको कौन कौन सी शक्ति प्रदान की गई थी, ठीक है, कर संग्रहण और न्यायिक शक्ति, ठीक। महामात्र कौन थे? नगर प्रशासक, ठीक है। और प्रदेशिस्ट कौन थे? आर्थिक सर्वेक्षण। और प्रतिवेदक कौन थे? राजा के सूचनादाता, ठीक। मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन के बारे में बताते हुए कहा था कि वह 6 समितियों में बटी हुई थी। कौन कौन से? व्यापार का जो व्यापार समिति थी, ठीक है, आर्थिक संरक्षण समिति थी, अभी जो भी उत्पादन होता था उसको मतलब कि जांच करने के लिए समिति बनी हुई थी, वो 6 समिति पूरी तरीके से, ठीक है। चाणक्य के अनुसार 2 प्रकार के गुप्तचर हमें देखने को मिलते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, पीसीएस में भी पूछा, यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? महामात्य सर्प बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा कई बार, टर्मिनोलॉजी पूछ देता है नजदीक कॉलम में कि महामात्य सर्प किसको बोलते हैं? गुप्तचर, जो कि मौर्यन पीरियड से रिलेटेड है, ठीक है। चाणक्य ने गुप्तचर को गुण पुरुष कहा है, ठीक है। चाणक्य के अनुसार गुप्तचर को गुण पुरुष बोला गया। क्वेश्चन पूछता है 2 प्रकार के गुप्तचर थे, ठीक, कौन कौन से? एक थे संस्थान और एक थे संचीर। संस्थान का मतलब जो एक ही जगह रहकर गुप्तचर जो थे, जो एक ही जगह पे रहकर राजा को सूचना देते थे, गुप्तचर, ठीक है। और संचीर का मतलब जो अलग अलग जगहों पे घूमकर वहां की राजा को जानकारी देते थे। क्वेश्चन पूछा संचीर और संस्थान, संस्थान और संचीर। संस्थान का मतलब एक ही जगह रहकर जो गुप्तचर राजा को सूचना देते, और संचीर मतलब संचरण करना, एक तरीके से अलग अलग जगहों पर घूमने वाला गुप्तचर, ठीक। आइए उसके न्यायिक प्रणाली को पढ़ते हैं, मौर्यन पीरियड के न्यायिक प्रणाली को। चाणक्य के अनुसार अर्थशास्त्र में मौर्य न्यायिक प्रणाली के बारे में बताया गया, ठीक। 2 प्रकार के न्यायालय हैं, कौन कौन से? एक है धर्मस्थयी, जिसको सिविल कोड बोला गया है, और कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय, ठीक है। इसको प्रदेशिका में जिसमें आ जाएगा, प्रशासन वाले में, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोगों ने न्यायिक प्रणाली को पढ़ा है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग इसके इकोनॉमी को पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद उत्तर मौर्योत्तर काल को पढ़ेंगे, ठीक है। ये लेक्चर अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो सेशन को ज्वाइन करिए, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस लेक्चर सीरीज को अरेंज किया, ठीक है। इसलिए छोटे छोटे लेक्चरों में चीजों को तोड़ के पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर किसी छोटे एग्जाम को भी टारगेट करिए, बड़े एग्जाम को भी टारगेट करिए, क्योंकि अब क्वेश्चंस के लेवल थोड़े से डे बाय डे अपडेट होते जा रहे हैं, ठीक है।
तो इन चीजों को ज्वाइन करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।